कहते हैं जो ज़रूरत होती है वो न्यू टेक्निक या न्यू एक मौके की माँ होती है, कार्ड की माँ होती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक नई छोटी सी पगडंडी निकलती होती है, तो शॉर्टकट निकलता होता है। वैसे ही हम आज एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे सभी जो एरिया है यहाँ का आज से 35 साल पहले वाटर लॉगिंग के एरिया में आ गया था, यानी कि सेम आ गई थी। अगर हम ये बताएं तो इतना पानी का वाटर लेवल ऊपर आ गया था कि उपजाऊ मिट्टी जो है वो खत्म हो गई थी, फसल का होना बंद हो गया था। तो सारे रास्ते बंद दिखते ही ये जो फार्मर किया, जहाँ हम फार्म हाउस पे विजिट किए हैं, इन्होंने उस टाइम पे चुना फिशरी। 1985 से इन्होंने फिशरी शुरू की और आज भी ये 35 एकड़ में फिशरी लगातार कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आज जानेंगे कि इनकी जो कैसे इन्होंने जो स्ट्रगल किया, क्योंकि अगर 1985 की बात करें तो उस टाइम पे ना तो कोई तकनीक थी और ना ही कोई आज कोई इंटरनेट जैसी कोई फैसिलिटी थी। तो इनके बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि फिशरी कैसा बिजनेस है और इसमें कहाँ से मार्केटिंग की जा सकती है और कितना प्रॉफिट एक फिशिंग के यानी मच्छी पालन में एक हो सकता है। जैसा सर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 1985 में जब ये ज़मीन बंजर बन गई थी, मतलब कोई काम की नहीं रही थी, वाटर लॉगिंग जो सेम जो है ऊपर आ गई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने फ़िशिंग को चुना। तो सर आपने फ़िशिंग को ही क्यों चुना? और तो कोई इधर फसल हो ही नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे अगर फैसिलिटी की बात करें तो बहुत कम, अगर आज के टाइम में देखें तो बिल्कुल। एंड ये जो ज़मीन थी ना एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल बेकार ज़मीन थी। बेकार, इतनी बेकार ज़मीन थी कि जब इधर मुरब्बाबंदी हुई, रास्ते होते हैं वो भी नहीं छोड़े। वो कहते हैं ये अंडर प्लॉ आ ही नहीं सकती, कभी कल्टीवेशन में आ ही नहीं सकती। तो और ऑप्शन नहीं थे। तो जब पानी देखते थे सारे, एक आध बार धान लगाए तो पानी में ही काटते थे, पानी में ही काट देते थे, खाली चारपाई रख के काट के उसके ऊपर रखते थे। उसके बाद सूखी जगह पे ले जाके तो 5 एकड़ से ही शुरू किया। तो ये भी आप लोगों की तरह, अगर आप छोटे फार्मर, तो ये बहुत छोटे फार्मर थे उस टाइम पे, लेकिन जज्बा बड़ा होना चाहिए आपका जो काम करने का। तो ये ज़मीन थी, ये तो मेरे परखों की ज़मीन थी जी, पर इसमें से कोई आमदन का तो ज़रिया था ही नहीं जी। तो थोड़ा बहुत पैसे रेज़ करके पॉपुलर लगाए, उसमें पैसे थोड़े रेज़ किए जी, तो उसी से मैंने ये शुरू किया जी। तो मेन बात ये थी, जो मेरा छोटा भाई जी, वो कहने लगा कि मैं ये शुरू करने के पहले कहने लगा कि मैं तो अलग हूँगा जी, तो जो थोड़ी ऊपर वाली ज़मीन थी वो उसने ले ली जी। नीचे वाली फिर आपको मिली? जो नीचे वाली थी मैंने वॉलंटियर किया। मैं जब उसने कहा मैं अलग होना है तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई तो मैंने कहा तू ले ले यार, हो जा, जो कुछ लेना लेके अलग हो जा, मेरे को नीचे वाली ज़मीन ही ठीक है। तो सोचने बचाने के बाद यही सोचा कि इधर और तो कुछ होगा नहीं, ना गन्ना होता है ना जीरी होती है, कनक का तो मतलब ही नहीं। एल्कलाइन सॉइल थी? एल्कलाइन तो नहीं, वाटर लॉग में पानी इतना था कि 11 महीने साल में आपको जूता उतार के आना पड़ता था। 1985 में? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो मैंने बनाया ये इधर तकरीबन 5-6 फुट मिट्टी डाल के ये सब बनी है, तब ये दिखाई में आ रही है। लॉन वगैरह जो भी आपको जी। अभी तो इतना जबरदस्त फार्म बना है, मैं आप सबको बताना चाहूँ, वैसे हमने ड्रोन से शूट किया है लेकिन इतना जबरदस्त फार्म लगा है कि जब से यहाँ पे आए हैं हमें टाइम का नहीं पता चल रहा है और स्पेशली हमें ये लग रहा है कि हम यहीं पे ही बैठे रहें, कि इतना आप वातावरण को आप यहाँ पे कह सकते हो, जो एयर है वो इतनी साफ यहाँ पे आ रही है कि मज़ा आ रहा है पूरा यहाँ पे। ग्रास का बहुत अच्छी मच्छी है, बहुत तेज़ से बढ़ती है, तो उसको फीड की रिक्वायरमेंट बहुत है, हर एक खाद की खुराक उसको बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है। तो मैं लेबर प्रॉब्लम का होने के कारण मेरे पास फीड की थोड़ी कमी रहती है, ग्रास काप की फीड की, इसलिए मैं वो कम करता हूँ। जी। तो अभी ये पूरा आपका 35 एकड़ में आपने जो पॉन्ड बनाए हुए हैं, ये जैसे आपने बताया कि कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि ये 1 एकड़ ही है, थोड़ा कम ज़्यादा रहता है आपका। हाँ जी। तो ये सभी में ही आपने एक टाइप का ही जो है फिश है वो आपने लगाई हुई है? बिल्कुल एक ही टाइप की है, बिकॉज ये एक ही मच्छी है जो एक दूसरे को खाती नहीं है। ठीक है। और ये 35 साल से आप यही फिश और यही सब कुछ कर रहे हो? यही कर रहा हूँ, पर 35 साल पहले तो छोटे स्केल पे थे जी। थोड़ा, भी फिर आगे बढ़ते
ये मैंने बड़े हो गए। हाँ नहीं बड़ा स्केल बन गया थोड़ा। जी और पहले तो ये भी था ना कि बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा होता था, जी तो इसलिए हमारी डेवलपमेंट बहुत स्लो होती थी। जी फिर घर भी बनाना था यहाँ, जी घर पे भी पैसा लगा, सब कुछ हुआ। जब बच्चे पढ़ लिख के घर भी बन गया तो अब आई थिंक इधर मैं पूरा तवज्जो ज़्यादा दे सकता हूँ। जी और जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, मीनिंग पैसे की ज़रूरत है, वो भी तकरीबन होते हैं जी। लेने सर के। अगर बात करें कोई भी फार्मर है वो अगर 1 एकड़ से शुरुआत करनी चाहिए तो वो कितने एकड़ से शुरुआत करे कम से कम, मतलब अगर उसको प्रॉफिट हो फिशिंग में? आपका देखो, एक्सपीरियंस 35 साल का। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कोई फार्मर है जिसके पास जितनी भी होल्डिंग है, 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़, जी उसमें से उसको थोड़ा सा 1 एकड़ के करीब मच्छी पालन शुरू कर लेना चाहिए। जी उसमें दो फायदा है। जी जब बिजली आती है वो आपको टाइमिंग का पता नहीं होता कि जी दिन में आती है रात को आती है। जी तो 1 एकड़ फार्म बना के तो उसमें पानी स्टोरेज का काम शुरू करे वो। पहले ठीक है। और उसके बीच में से जब आपको पानी की दूसरी फसल के लिए ज़रूरत है तो वो निकाल के वो पानी लगा सकता है। वो पाइपलाइन पहले ही लगा लेता है ताकि उस लेवल से ऊपर जो पानी है वो खेत को ठीक है दे सकता है। और उसमें जी जो मच्छी की बिट होती है ये अमोनिया से भरी होती है। जी तो जो पानी मछली वाला पानी होगा वो अमोनिया का सब्स्टिट्यूट है। आपको यूरिया डालने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है तो फसल में। आपकी फसल वैसे बहुत अच्छी सही सी है। तो इससे आपको यूरिया भी आपकी बचेगी। और दूसरा ये है कि सर जैसे अगर मिट्टी की बात करें या जैसे डेप्थ की बात करें एक तालाब की डेप्थ में, तो कितनी होनी चाहिए? मच्छी तालाब में कम से कम 4.5 फुट पानी होना चाहिए, कम से कम। ये 5 या 6 हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है। और और 4.5 से 5 फुट पानी रहे तो तभी ठीक चलता है। ठीक चलता है। और ये हर पूरे साल मेंटेन इतना ही रहना चाहिए, कम ज़्यादा हो रहे? वो ऐसे है कि अभी जो फरवरी और मार्च महीना है इधर ना कॉमन कार्प जो है मच्छी, चाइनीज़ कार्प, वो ब्रीड कर जाती है। जी तो इसलिए हम पानी थोड़ा कम कर देते हैं ताकि साइड पे जो वेजिटेशन है, किसी जी किस्म का घास उग रहा है, जी वो उससे वो एडवांटेज लेके उधर ब्रीडिंग ना करे, कम से कम ब्रीडिंग करे। ओके। और सर ये इसका ब्रीडिंग का पीरियड आपने बताया, इसलिए इसका जो फीड है सबसे ज़्यादा माना जाता है कि फ़िशिंग में फीड का खर्चा आता है। तो फीड का इसका कितना खर्चा बैठ जाता है? डिपेंड करता है जी। एक तो है कि जो आप फीड तो जो डालनी है वो फीड के बगैर तो काम नहीं चलता, फीड जी। तो डालनी पड़ती है। जी पर बैलेंस फीड होनी चाहिए। ओके बैलेंस फीड होनी चाहिए, उसमें DOC और ऑफ मस्टर्ड चाहिए 25% के करीब। जी कुछ 60-70% के करीब चाहिए आपको DOC, राइस ब्रान, और माइक्रोन्यूट्रिएंट और एंजाइम्स भी डलते हैं। जी पर अनफॉर्चुनेटली इसमें किस दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूँ ये बात है कि वो उसको बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ चाहिए। बाइंडिंग मशीन अब बन गई हैं जिसमें आप थोड़ा सीरा डाल के उसको बाइंड करके बना लेते हो। जो बाइंड ना करोगे तो जो जब पानी में डालते हो तो सब चीज़ अलग अलग हो जाती है, कुछ भी साथ में नहीं रहता। ठीक है। तो मच्छी को सब कुछ एक जगह पे नहीं मिलता, नहीं तो मिलता। इसलिए उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क रहता ही है। तो और एक तो फीडिंग का ढंग ये है, दूसरा फीडिंग का ढंग है कि आप इसको एक घोल बनाते हो जिसमें पानी, DAP, सीरा और यीस्ट, जी ये सब चीज़ मिला के 3-4 रोज़ रखते हो। जब पूरी उसमें माइक्रोब्स पूरे डेवलप हो जाएं तो उसको फीड करते हो। दैट इज़ फॉर फर्टिलाइजिंग द वाटर। पानी को फर्टिलाइज करने के लिए डालते हैं उसमें। फिर आप जब ये साथ में काम करते हो 10-15 रोज़ के बाद करते हो तो आपकी फीड की इनटेक कम हो जाती है। ओके ठीक है। क्योंकि उनको जो प्लैंटन डेवलपमेंट होते हैं पानी में वो मिल जाती है, तो प्लैंटन से मच्छी का पेट भर जाता है, कुछ थोड़ी बहुत फीड मिल जाती है, एंजाइम्स मिल जाते हैं, तो ग्रोथ और प्रोडक्शन बेटर हो जाता है। कितना एक एवरेज खर्चा आ जाता है जी फीड के ऊपर 1 एकड़ में? फीड के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत जो एफर्ट करते हो पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि
आप मिक्सचर बना के डालोगे तो आपका फीड का कम हो जाएगा। तो इसमें 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता। 1 एकड़ में खर्चा, जो कि 50% खर्चा माना जाता है अप्रॉक्स। 50% नहीं, फीड कन्वर्शन रेशो तो कहते हैं कि 1.5:1 होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो दैट इज़ वेस्ट, बिकॉज आपको यही नहीं मालूम पड़ता कि आपके पास फीड मच्छी का स्टॉक कितना है। जो फीडिंग होनी चाहिए वो सिर्फ 2% ऑफ द बॉडी वेट जितने मच्छी का है वो होनी चाहिए। तो जब आप ज़्यादा फीड डालते हो ये सोच के कि हमारी प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगी, वो आप पानी को पोल्यूट कर देते हो, तो उससे ऑक्सीजन डिप्लीशन से मच्छी मर भी जाती है, तो प्रोडक्शन कम भी हो जाती है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो हर फार्मर को वाइजली स्पेंड करना चाहिए। ठीक है कोई जी सर, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? अगर डेंसिटी की बात करें, अगर कितनी हम एक एकड़ में? रिकमेंडेशन तो है जी कि 2000 फिंगरलिंग डालो आप ठीक है 1 एकड़ में, जी। 2000 फिंगरलिंग। बट मेरे को एक्सपीरियंस से और एक बहुत एक्सपर्ट आदमी मैं हायर करके लेके आया था जी बहुत 27-28 साल पहले। जी तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई कि जो मच्छी की और किसी भी बच्चे की ग्रोथ है जी, वो छोटे होते ग्रोथ ज़्यादा है, इनटेक कम है, खाता कम है, खाता कम है, बढ़ता जाता है। बढ़ता ज़्यादा है। इसलिए आप 2000 की जगह 6000 स्टॉक करो ओके फिंगरलिंग, ठीक है और उसको 1 साल भर वेट करने की जगह आप उसको 7-8 महीने में सील कर दो। हार्वेस्ट करते हो, और एक जगह 1 किलो की जगह आप 3 मछली बेच के 1 किलो बनाते हो। प्रोडक्शन उतनी होती है, टाइम कम में, टाइम भी कम होता है और इनटेक भी कम हो जाती है। इनटेक में इनका 35 साल का एक्सपीरियंस है। किसान भाइयों, आप लोगों को काम भी आएगा, ये इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं। तो अगर बात करें सर इसके, अगर हम हार्वेस्टिंग के बाद कितनी मछली निकल जाती है 1 एकड़ में? ये तो जी मालूम नहीं पड़ता कि कितनी एक में निकल गया। जी हार्वेस्टिंग आप करते रहते हो। जी तो चाइना में तो ऐसे करते हैं, वो जितने जब नेटिंग करते हैं, इसे हार्वेस्टिंग करते हैं, जी वो नंबर ऑफ इसके देख लेते हैं कि कितनी मछली बिकी है आपकी। ओके जैसे 1 किलो में 3 मछली हैं, 1 किलो में 4 मछली हैं, तो आपने 1 क्विंटल बेची तो आपको मालूम पड़ गया कि मेरी 400 मछली बिकी, ठीक है या 300 बिकेगी, या 200 बिकी। जी उतनी मछली वो उसी समय नए सिरे से स्टॉक नर्सरी पॉन्ड में जो ठीक है। होती है उसे स्टॉक कर जाते हैं। सो जो जगह बनी है खाली रहेगी, उस जगह पे वो छोटी मछली आ जाती है, तो आपको आपकी हार्वेस्टिंग सारा साल चलती रहती है। सारा साल चलती थी, तो हाँ, सर्कुल बन जाता है। हाँ, कितने क्वांटल, मतलब सवाल ये है कि कितने क्वांटल 1 एकड़ में मिल जाती है? 1 एकड़ में 2 टन मछली निकलती है जी। 2 टन निकलती है। और ये कितने टाइम में निकलती है? ये 1 साल लग जाता है। 1 साल। हाँ जी, पूरा है। और सर अगर मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ, अगर हम बात करें तो पंजाब में है हम यहाँ पे, हाँ तो मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या कैसे करते हो सर आप इसके? मेरे को तो ऐसे जी शुरू से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया ठीक है मार्केटिंग में। जी। तो कॉन्ट्रैक्टर आता है, आके नेट करता है और ले जाता है, पैसे ले जाता है। कॉन्ट्रैक्टर सीधा ही आपसे पहले ही स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है? हाँ, मेरे पास जी इतने ऑल 7 साल के बीच में सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्टर संभाला पड़ा। ओके, पूरे 35 साल में? हाँ जी। तो बहुत ही अच्छे आपके रिलेशन यहाँ पे हम कह सकते हैं। रिलेशन डेवलप नहीं करोगे तो वो नुकसान कर जाते हैं आपका। तो कुछ उनको कंपनसेट भी करना पड़ता है, कभी जब उनको ज़रूरत होती है तो आपकी रुकना भी पड़ता है। मछली तैयार भी नहीं है तब भी देनी पड़ती है, तब भी देनी पड़ती है। थोड़े बहुत जी घाटा भी जी। खाना पड़ता तो ये अगर हम पर क्वांटल के हिसाब से करें तो ये किस रेट पे बिकती है जी? है। अब प्रेजेंटली इस समय जी अबाउट 100 रुपये 100 रुपये क्वांटल किलो। किलो ओके 100 रुपये किलो, तो 1000 रुपये क्विंटल जी 1000 रुपये क्विंटल। और सर अगर हम हैचरी की बात करें, अगर हम स्टार्टिंग में उसकी बात करें कि जो उसके स्पॉन वगैरह है हम तैयार करते हैं, ब्रीडिंग या हम करके उसे तैयार करते हैं, तो जो सीड्स हैं वो आपके सर कहाँ से, मतलब कैसे? सीड इधर 2-3 प्राइवेट नर्सरीज हैं जी जिनसे आप अच्छे रिलेशन होने के कारण उधर से आपको मच्छी का सीड मिल जाता है। और कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से मंगवाते हो, वो तो यही वो इतना छोटा होता है आपको मालूम ही नहीं पड़ता वो है किस चीज़ का सीड। ओके रोहू है कि मुराक है कि कतला है या क्या है, जी। क्या
या कोई वाइल्ड फिश है, जी तो इससे अच्छा है कि थोड़ा इधर महंगा मिल जाता है। जी। महंगा तो इतना नहीं है, 100 रुपये का 1000 सीड मिल जाता है। 100 रुपये का 1000 सीड, हाँ जी। और वही हम अगर 6000 डाल रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि 600 रुपये में 1 एकड़ में नहीं, सीड वो ज़्यादा डालना पड़ेगा। ज़्यादा डालना पड़ेगा। डालना इसलिए पड़ेगा कि वो छोटा साइज़ का होता है, आपको पहले नर्सरी पॉन्ड में रखना पड़ेगा। ओके, जब फिंगरलिंग साइज़ का हो जाता है तब तभी उसको उसे स्टॉक करते हैं। ठीक है, कुछ उसमें मोर्टेलिटी भी होगी। मोर्टालिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी मर जाता है, कुछ काउंटिंग में भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो आपका कुछ मतलब जो अभी तक हमने देखा है मार्केटिंग में, जैसे फिश होती है पेरिशेबल होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है ना, तो मार्केटिंग में आपको दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर आता है कॉन्ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली। आता है, ले जाता है। तो अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पहले तो है वो मच्छी मार के बर्फ़ लगा के लेके जाते थे। ठीक है, अभी सारे पंजाब में जो लेके जाते हैं मछली, वो पानी में ही डाल के लेके जिंदा लेके जाते हैं। जिंदा लेके जाते हैं, क्यों उधर उनको बेचने के लिए थोड़ी ज़्यादा सहूलत होती है। ठीक होती है। सर स्टार्टिंग में 1985 में 1985 में आपने मार्केटिंग उस टाइम से ही ऐसे करी थी या उस टाइम में दिक्कतें आई? नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। पहले तो कॉन्ट्रैक्टर का मालूम नहीं था कि कौन है, कहाँ से आएगा, किधर आएगा। तो जो इधर जंगल का एरिया था, जब आता था तो उसकी कभी गाड़ी फंस जाती थी, कभी ऑटो रिक्शा फंस जाता था, कुछ दिक्कत आती रहती थी। पर एक्सपीरियंस के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हुआ। पहले अच्छे रास्ते भी नहीं थे जी इधर, पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। जी। और इधर मेरे को ये तो नहीं मैं कह सकता कि मेरा कोई ख़ास चीज़ करता हूँ जिससे मेरी मच्छी की ग्रोथ बेटर होती है, पर मेरे को आम जो फ़िश फार्मर है उससे अच्छी कीमत मिल जाती थी शुरू से ही। जैसे जिन्होंने मेरे को सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस किया मच्छी फार्म में, तो वो 7 रुपये किलो बेच रहे थे मच्छी, में अब 14 रुपये किलो बेच रहा था। ठीक है कि जो भी फार्मर है जी जहाँ पानी का स्तर ऊपर है ना, नीचे वाला नहीं, 300 फुट या 400 फुट वाला नहीं, पर जिधर भी है तो उसको थोड़ा बहुत मच्छी पालन करना चाहिए जी और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये की है कि जब बिजली आपको रात में आती है या दिन में और आती है। टाइम में आती है ना, जी तो आप पानी को स्टोर कर सकते हो। जी जब पानी फसल नहीं भी मांगती, उस समय बिजली आती, तब भी आप पानी अपना स्टोर कर सकते हो। जी और वो जो फर्टिलाइज वाटर है वो उसको अपने खेत में लगाओगे तो आपको खेती से भी फ़ायदा होगा और मछली से भी फ़ायदा मछली से फ़ायदा होगा। और सर अगर हम लीज़ की बात करें, कुछ फार्मर जैसे पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ छप्पड़ होंगे है ना, जो छप्पड़ होते हैं पिंडों में, उनको पंचायती अगर बात करें उनको लीज़ पे लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर मछली पालन वगैरह शुरू करते हैं, उनके ऊपर कुछ आपको नहीं, वो तो है जी कि एक चांस है। ओके वो कई जगह पे पोल्यूशन कम है तो मच्छी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक और है। पानी का सोर्स भी होता है। ठीक है जिधर पानी का सोर्स नहीं है, सिर्फ रेन पे ही डिपेंड करते हैं या वेस्ट वाटर पे आते हैं, पोल्यूशन भी हो जाती है, मच्छी मर भी जाती है। जब रेन कम गिरे तो उनको डेस्परेटली बेचनी भी पड़ती है कि जब केयर नहीं हो पाती, मैनेजमेंट पूरी। हाँ, तो नुकसान वैसे भी है। प्रेडेटर्स जो हैं जो मछली पर नुकसान करते हैं वो रहते हैं। ठीक है, अगर कोई फार्मर लीज पे लेता है, ऐसे रेंट पे लेके और खुद की केयर करके और खुद का तालाब बनाता है, तो कितने साल के लिए उसको लीज पे लेना चाहिए, और क्या लीज पे लेके उसे प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल है, पर उसको पानी का प्रबंध पहले से होना चाहिए। ठीक है, जो पानी का प्रबंध है तभी आप मच्छी पालन कर सकते हो। जो पानी का इंतजाम ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? और ये पानी जो अगर पीएच की बात करें तो ये मीठा पानी है, क्षारीय, या कौन सा पानी कार्प के लिए चाहिए? कार्प के लिए जी 7.5 से 9 पीएच होना चाहिए। 7.5 से 9 पीएच उसी में ये बेस्ट सर्वाइव करती है और ग्रोथ करती है। बेस्ट सर्वाइव करती है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे पहले आप बता रहे थे एल्कलाइन। ओके सर, मेरे 2-3 सवाल हो रहे हैं बस। सवाल साढ़े तो रह गए सर। एक ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਫੌਚਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ये आप सामने देख ही रहे हो कि मैंने ऊपर ये धागा बांध रखा है, जी, जो सबसे नुकसान देने वाला पंछी है, जिसको अंग्रेजी में कॉर्मोरांट कहते हैं। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं सर? पंजाबी में? मेरे को उसका नाम नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं, हम आपको वो गूगल करके migratory- दिखाएंगे। वो माइग्रेटरी है, बाहर ओके से आता है। जी,
तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए उसकी प्रिवेंशन तो है। जी जो उसके इधर लोकल कार्बोनाट होता है जो छोटे साइज़ के, उसकी कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई प्रिवेंशन नहीं है। उसको तो आपको अपने आप ही उड़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज आप मान के चलते हो कि पंछी खा ही जाएंगे, कि ये इतने परसेंट मच्छी हमारी पंछी के लिए जाती है, मतलब नुकसान? मैं तो यही मानता हूँ उसमें कम से कम भी 20% मच्छी आपको पहले मान के चलना चाहिए। सांप, पंछी, बगला और जो वेरियस और प्रेडेटर्स हैं जो मच्छी खाते हैं, जी। उनका 20-25% कोई सरकार से सर सब्सिडीज वगैरह मिलती है? सरकार से मिलती है। जब काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सैंक्शन किया, जी। पहले तो बहुत कम थी जी और उनकी लिमिट थी कि 2.5 एकड़ में मैक्सिमम 80,000 से बन सकता है, ओके। और उसका भी वो 25% सब्सिडी देते थे उस टाइम पे? हाँ। ठीक है। तो अब तो उन्होंने इसका जो खुदाई का है रेट वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया, मैं पक्का नहीं कह सकता, 3-3.5 लाख कर दिया, ओके। और उसमें 40% सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी मिल जाती है। और ये उसको अगर किसी फार्मर को लेना है तो वो केवीके वगैरह या कहाँ पे विजिट करे अपने? उनको तो जी फिशरीज डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा, अपने जिले के जो भी हाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट नियर फिशरीज जिले वाला अफसर, हाँ, डिपार्टमेंट उसी है? में जाना पड़ेगा। जी तो वो जो रिकमेंडेशन है, पर उन्होंने वो जो भी कुछ मांगते हैं ना, वो फार्मर के लिए बहुत मुश्किल काम कर देते हैं। जी जेई की स्पेसिफिकेशन की कितना अर्थवर्क हुआ है, कितना नहीं हुआ, और वेरियस मोड जो भी फर्द लॉ नक्शा प्रोसीजर लंबा है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो काफ़ी हद तक तो फार्मर Give गिव up। अप होके हाँ जी कहता है कि नहीं यार, लेना ही नहीं है। ओके। मैंने शुरू में इतना लंबा प्रोसीजर था, फॉर फर्स्ट 17-18 ईयर्स मैंने नहीं लिया, 18 साल तक मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो उन्होंने कह दिया कि ये आपका गलत है, ये गलत है। तो फिर एक अच्छे अफसर आए, तो उन्होंने कहा कि भी आपका फार्म तो ठीक है, तो आपने सब्सिडी ली? मैंने कहा नहीं। तो जो उनके फेलो हमारे ज़िले के अफसर थे, वो तो कहते हैं हाँ नहीं जी, इन्होंने तो सब्सिडी ली हुई है। मैं कहा वो फाइल तो मेरे घर पे पड़ी है यार। मैंने ठीक है जी। तो वो फाइल निकाल के मैं उनको दी, ओके। तब जो ये थे अफसर, तो उन्होंने फिर मेरा लोन ये सब्सिडी सैंक्शन कराई। जी बहुत थोड़ी थी, चलो कुछ तो थी, मिल तो गई। जी ਸਰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ये तो इसमें हो तो बहुत कुछ सकता है जी। जी तो मैं ये सोच के कि मेरी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, जी। तो क्यों मैं अपने आप को परेशान करूँ। नहीं, फार्मर के लिए सजेशन हम क्या कर सकते हैं? फार्मर तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो फार्मर के तो बस की बात नहीं है। जी पर नॉर्वे, इज़राइल, जी हॉलैंड, जी इन सब कंट्रीज़ में होती है। वो कंट्रोल्ड एनवायरनमें में फ़िश ब्रीडिंग करते हैं, और वो जो सी मच्छी होती है वो एयर ब्रीदिंग होती है, ओके। एंड इसकी प्राइस भी 650 रुपये किलो से एयर कम- ब्रीदिंग की हाँ 600 से नहीं होती। पर हमारे तो इधर सीड की अवेलेबल भी नहीं है एयर ब्रीदिंग का। एयर, हाँ जी। तो है एक मछली एयर ब्रीदिंग फ़िश भी है, पर उसमें जो इधर एयर ब्रीदिंग फ़िश है उसमें सबसे नुकसान वाली बात यह है कि जब सर्दी जल्दी आ जाती है तो मर जाती है, ओके, सर्वाइव ही नहीं होती। नहीं सर्वाइव नहीं करती। जी बहुत फास्ट ग्रोइंग है, और उसमें एक और भी बात है, चर्बी भी बहुत ज़्यादा है। ओके। तो लोग पसंद भी नहीं करते उसका मीट। होता तो वो बोनलेस है, तो फिले बन सकते हैं, पर उसको पसंद नहीं करते ज़्यादा जी इसलिए उसकी मार्केट भी कम है। जी सर, कोई ट्रेनिंग अगर लेना चाहे फार्मर तो कहाँ से लें एग्जैक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि हर यहाँ एक- पे रहता हर है। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग मिलती है, वो एग्जैक्ट तो नहीं मिलती। ओके। अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेनी है तो आपको यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ेगा, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज में। जी। दे हैव रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ, तो आप वहाँ से लेके आ तो किसान भाइयों, अगर आप ट्रेनिंग लेने, सबसे पहले ट्रेनिंग जरूरी होती है सर? हाँ, आई थिंक ट्रेनिंग इज बहुत मस्ट। ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत- उसके बगैर तो
नुकसान होने का जी, ज़्यादा है। तो आप आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी से ही लें, यहाँ से आप बिल्कुल भी ये एक ना करें कि मेरे को जाना पड़ेगा या मेरे को थोड़ा दूर है। लेकिन एक बार अगर आपने ऑथेंटिकेट्स मतलब यूनिवर्सिटी से आपने ट्रेनिंग ले ली, तो उसके बाद आपकी जो सक्सेसफुल रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके मतलब फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर लास्ट हमारा ये है कि जो डिजीज़ हैं इसमें, मतलब काफ़ी अगर डिजीज़ देखा जाए तो जैसे पानी है, वाटर है, एक डिजीज़ आ गई तो बहुत जल्द स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। हाँ जी, तो इन्वायरमेंटल ये एक मतलब वो है। वो आपको वही बता रहा था ना कि आप जब एक्सेसिव फीड डाल देते हो, जी, वो जब उसकी मच्छी की इनटेक कम है, जी, तो डिग्रेड होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है, जी, तो वो पानी पोल्यूट हो जाता है। ओके, जब पानी एसिडिक हो जाएगा तो इनके जो फिन्स हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं और कोई डिजीज़ भी आ जाती हैं, एक। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके फार्म पे आता है, जाल लेके आता है, तो किसी और पॉन्ड से वो जाल में कोई ना कोई डिजीज़ साथ में ले आता है, ठीक है, जिसको आपको कॉन्टाजिनियस हो जाती ध्यान रखना पड़ेगा। या तो उसको ट्रीट करने के बाद ही डालो, ठीक है, या सुखा के डालो। ठीक है, जो ये काम नहीं करोगे तो डिजीज़ आने के चांसेस काफ़ी बढ़ चांसेस हैं। जाते हैं। और कौन-कौन सी डिजीज़ और कैसे आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हो या ऑर्गेनिकली आप करते हो? ये आप सवाल मेरे से नहीं पूछो। जब मुझे भी कोई दिक्कत पड़ती है तो मैं तो फिशरीज डिपार्टमेंट को से कॉल करते हो? एक्सपर्ट्स को बुला कर पूछ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो वो सीधा आपको आके हाँ, और वो यूज़ करते हैं। बताते हैं कि कौन सी दवाई आप यूज़ करनी है। जी, ओके सर, फ़ाइन। आपका फार्म अच्छा लगा, हमें आपसे मिलके अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें यहाँ पे हमारा वेलकम किया, और बाकी इनकी जो फैमिली है बहुत अच्छी है, और फार्म मतलब बहुत अच्छा है। अगर कोई यहाँ पे चमकौर साइड आए, तो अगर कोई टूरिज़्म है, टूरिस्ट स्पेशल देख रहा है तो विज़िट कर सकता है सर, हाँ, टूरिस्ट हाँ, अगर है तो। हाँ जी, most तो of- टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है इनका फार्म, क्योंकि आज से 35 साल पहले ये एक टाइप का जंगल था, बंजर था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज यहाँ पे जंगल में मंगल है, ये यहाँ पे आप जंगल में मंगल कह सकते हो। ओके सर, एंड 1 एकड़ में सर इसमें कमाई कितनी हो जाती है, प्रॉफिट अगर हम देखें तो? रफली राउंड आप लाख सवा लाख कह सकते हो। 1 एकड़ में। हाँ जी, ओके, तो बहुत अच्छी भाई, ये आपका सर प्रॉफिट है ऊपर वाला बचने वाला, हाँ जी, प्रॉफिट सारा खर्चा पानी निकाल के? के चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और किसान भाइयों, इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, क्योंकि ऐसे अगर आप प्राइवेट प्लेयर से कई बार आप ट्रेनिंग वगैरह लेने लग जाते हो तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है सर। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर उनको ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, तो फार्मर के लिए दिक्कत हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी इज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। और बाकी कुछ और बताना चाहेंगे सर लास्ट, अगर आप फार्मर्स को बोलना चाहे तो? नहीं जी, थैंक यू सो मच। जिस किसी को ज़रूरत हो तो मेरे को टेलीफोन करके मेरे से पूछ सकता है। आपका नंबर दे सकते हैं हम? हाँ, जितना मुझे मालूम है मैं उतना शेयर करने के लिए। एक हमारी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा सर को, क्योंकि ये मतलब 75 एज है, बहुत ज़्यादा मतलब ये फिर भी एक फार्मर में वो कह दो कि 75 साल होने के बावजूद भी इन्होंने एक मतलब बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। तो जब भी एक टाइमिंग में फ़ोन कीजिएगा, 10 से लेके 2 बजे 3 बजे तक के बीच आप फ़ोन कीजिएगा। और अगर Before बंदा lunch। जी, हाँ जी, हाँ जी, और बिफोर लंच जो है ये फ़ोन आप कर सकते हो। इसके बाद आप फ़ोन मत कीजिएगा, और हम जो नंबर है इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा।